हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परसेंटाइल बूस्टर बैच में। आज हम लोग लेक्चर वन शॉट में करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वर्क एनर्जी एंड पावर का। इसमें हमारे पास कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे और जिसके ऊपर कई बार रिपीटेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आए। देखिए, कई बच्चों का यहां पर कहना था कि सर और क्वेश्चंस कराइए। बेटा, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ये परसेंटाइल बूस्टर है, ना कि आपका सिलेबस का कंप्लीशन है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप 2.0 लेजेंड सीरीज जो थी मंजिल लेजेंड सीरीज, वहां से आप अपनी थ्योरी को कवर कर सकते हैं। वहां पर भी टीचर्स ने अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी चैप्टर्स कराए थे वहां पर क्वेश्चंस कराए थे, आपको वहां से भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। यहां पर उन बच्चों का फायदा होगा जिन्होंने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है और अब इतने सारे पीवाईक्यूज करने का उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करना चाहते हैं सर जो रिपीटेटिव फॉर्म में है या फिर जहां से हमें कंसेप्ट अपने और सॉलिडिफाई कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा, आप लोगों का ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डिमांड्स की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगर आज आपको मैं 4-5 घंटे सिर्फ एक चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा, आप सैचुरेट आउट कर जाएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर नहीं जा पाएंगे। आप ये चीज समझिए कि आपका जो कंपटीशन है वो बैलेंसिंग पॉइंट पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, पढ़ने के लिए समय उनको दीजिए। जहां पर आपको दिक्कतें आए वहां पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपको साथ में खुद से करने हैं, मेरे साथ लग के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवचन के जैसे आप सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी परसेंटाइल कम आई है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां रही हैं, वो कमियों को अधूरा जो आपकी रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए ये है। ठीक है, तो प्लीज आप ये चीज समझिए बेटा कि टीचर के करवाने से टीचर एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है हमेशा। ठीक है, अगर आपको है कि वही सारी चीजें करके आपको दे देगा तो हो भी जाएगा कि कोई टीचर आपके लिए कर भी दे, लेकिन उससे आपका बेनिफिट नहीं है। ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एट दी एंड आपको घर पे बैठ के अपने क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना प्रवचन आप चाहे जितना भी सुन ले, आपको टीचर ने, मैं बता रहा हूं, सारी चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन आप एग्जाम में उतना भी क्यों नहीं करके आ पाए? रीजन है क्योंकि अगर आपने उतना भी कर लिया होता तो जेईई मेंस का जो 2023 का जनवरी अटेम्प्ट था, आप फिजिक्स में कम से कम 15 क्वेश्चन करके आए होते। बात यह है कि सर हमने रिवाइज अच्छे से नहीं किया था। तो अब आपको अगर लग रहा है कि रिवीजन का मेथड सिर्फ लेक्चर्स में टीचर थ्योरी पढ़ा देगा बार बार या फिर आपको सारे क्वेश्चन करा देगा, उससे नहीं होगा। ये एक मार्गदर्शन है जहां पर आप परसेंटाइल को बूस्ट कर सकते हैं। हम एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकते हैं, इन इन क्वेश्चंस को आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार जेईई मेंस में रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस को मिस आउट ना कर जाएं अपनी प्रिपरेशन टाइम में। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है बेटा कि आप ऐसी डिमांड अपने दिमाग में मत क्रिएट करिए कि कोई फुलफिल ना कर पाए और उसमें आपका लॉस हो। ठीक है, जो चीज हम लोग सोच समझ के दे रहे हैं उसमें आपके लिए बेनिफिट यह है कि आपके कोई क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मिस ना हो। बीट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, अगर आपका ये 1.5 घंटे का लेक्चर है तो इसके ऊपर भी हम लोग 2-2.5 घंटा सारे क्वेश्चंस को खंगालते हैं, उनको टाइप कराते हैं, उनमें से रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मेहनत की गई हुई होती है। तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट। सभी टीचर्स का वो टाइम, जो वैल्यूएबल टाइम है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए और आप इसमें से कुछ अच्छा सीखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा कि यहां से हमें कुछ सीखना है, तभी आपकी परसेंटाइल ग्रो करेगी। ठीक है, एंड आई होप कि आप वो चीज करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर बेटा। तो उसमें हम लोगों को जो टॉपिक्स है दैट इज वर्क एंड इट्स कैलकुलेशन। कई सारे क्वेश्चन इस पे आए हैं, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम्स पे और पावर एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। हमें सभी के टॉपिक्स को देखना है, तो मैंने कुछ मिक्स भी कर दिए हैं। मिक्स मतलब क्योंकि लास्ट टॉपिक तक आते आते इनका हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाते, तो इनके क्वेश्चन थोड़े बीच में भी डाल दें कि एटलीस्ट ये ना हो कि हम यहां तक पहुंचे और ये छूट जाए। तो मिक्स हमारे पास क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अरेंज द 4 graphs in the descending order of total work done where W1, W2, W3 and W4 are the work done corresponding to the figure A, B, C, D हमारे पास है। मतलब आपका जो फिगर A है इसमें वर्क आएगा आपका W1। ठीक है, अब वर्क कैलकुलेशन पे कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, W1 हमारे पास यहां है, W2 यहां है आपका, W3 एंड यहां है आपका W4। ये आपको दे रखा है, तो फिगर में ये चीज मार्क करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि A, B, C, D ऐसे नहीं दे रखा है। ये भी कई बार एग्जाम में
टेम्परामेंट की वजह से खराब हो जाता है। तो पहले हम लोगों ने ये मार्क कर लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बात करनी है। अब कंसेप्ट हमारे पास क्या है, याद करिएगा कि बेटा अगर हमारे पास फोर्स वर्सेस, ध्यान से देखना, फोर्स वर्सेस एक्स का अगर आपका ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, तो इसका जो भी एरिया आएगा दैट एरिया विल बी योर वर्क, दैट एरिया विल बी योर वर्क। अगर अपर एरिया है, ध्यान से देखना, अगर ऊपर एरिया है तो आप वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर आपका लोअर एरिया है तो आप वर्क डन को नेगेटिव लेके चलते हैं। क्लियर? तो हमें उसके एनालिसिस के हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो अपर एरिया, ये देखो, ये वाला इसका पॉजिटिव वर्क डन है, ये वाला इसका पॉजिटिव वर्क डन है, ये वाला इसका पॉजिटिव वर्क डन है, और इसका ये वाला पॉजिटिव वर्क डन है, ये वाला इसका पॉजिटिव वर्क डन है। अगर आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव वर्क डन सबसे ज्यादा इसमें है, नेगेटिव वर्क डन इसका ये है, दिस इज योर नेगेटिव वर्क डन, दिस इज योर नेगेटिव वर्क डन, दिस इज योर नेगेटिव वर्क डन, दिस इज योर नेगेटिव वर्क डन। आपको देख के ही पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया नेगेटिव में इसके पास है, क्योंकि ये वाला एरिया यहां पर भी है, ये वाला एरिया यहां पर भी है। इसका ग्राफ उल्टा कर दिया तो ये वाला एरिया जो उसका ऊपर था वो नेगेटिव में यहां पर है। अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा पॉजिटिव वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम इसमें है, कुछ नेगेटिव वर्क डन हुआ है तो कुछ कम हुआ होगा, नो डाउट। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें तो उसके बाद इसका एरिया थोड़ा कम है, इसमें भी वही है। तो सबसे पहले आपका W3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए बेटा। सबसे पहले W3 होना चाहिए, फिर आपका W2 होना चाहिए, फिर W1 और W4 में अगर हम लोग बात करें तो भाई यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्क डन हमारे पास आएगा, और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, अब जरा देखो, ये इन्होंने ये नहीं दे रखा है कि ये x0 है और ये 2x0 है, ये बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो भी एरिया आएगा हमारे पास आया, इसका ओवरऑल एरिया अगर मान लो हम लोग इन दोनों को बराबर में मान लेते तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। इसका ओवरऑल वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। तो सबसे कम वर्क आपका 4 वाले केस में आएगा, फिर 1 वाले में है, तो आपका ए ऑप्शन आप मार्क करेंगे। तो आपका कंसेप्ट क्या था, ये ग्राफ से कई बार कंसेप्ट को पूछा गया है। ठीक है, आपको कोई भी ग्राफ दे दिया जाता है और वर्क डन कैलकुलेशन आती है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कंसेप्ट रिवाइज करना है आपको। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, मैं जो रिपीटेटिव होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम द रेस्ट। तो जो भी गिवन कंडीशन है वो आप ध्यान से समझना कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u की वैल्यू 0 है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। अगर आप देखें फोर्स 2 न्यूटन 2 मीटर तक है, फिर इंक्रीज होके 3 न्यूटन हो गया है 3 मीटर तक। ठीक है, हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर्स। ठीक है, अब आप कभी भी अगर आपका fx ग्राफ है तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए वर्क तो मैं निकाल ही सकता हूं सर, लेकिन हमें वर्क नहीं पूछा है इस बार, इन्होंने हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट, अगर आपसे कभी भी काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करना, वर्क एनर्जी थ्योरम को आप याद करिएगा। उसमें हमारे पास क्या होता था कि आप टोटल वर्क डन जो भी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से आप निकाल सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि अगर मैं किसी प्रकार से वर्क मेरे पास है, वर्क हम लोग एरिया से निकाल सकते हैं, और मेरे को काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसका एरिया आप क्या मार्क करते बेटा, ये वाला आप अपना एरिया मार्क करते है ना। तो दिस विल बी योर टोटल वर्क, राइट। तो अगर हम लोग वर्क की बात करें तो यहां पर ये वाला लेंथ आपका कितना है 2, और ये वाला लेंथ आपका कितना है 2, राइट। तो टोटल वर्क में आएगा 2 × 2, एरिया ले लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर आप देखें तो ये वाला पैरेलल है तो एक 2 है और एक हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 2 + 3 आ जाएगा यहां पर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 1। ठीक है, तो इनटू 1 फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ। अच्छा, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछी है सीधे, वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल -0,
क्योंकि u इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपकी हाफ एम यू स्क्वायर के हिसाब से ये 0 आ जाएगी, तो ये आपका हट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस हमारे पास 5/2, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये हमारे पास 6.5 जूल्स। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चला जाए आगे। अब जरा देखना, अ पर्सन पुशेस अ ब्लॉक, पिछला वाला क्वेश्चन आपका 2019 का है, और पर्सन पुशेस अ ब्लॉक ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, thereafter he gets progressively tired and his applied forces reduces linearly with a distance to 100 न्यूटन। अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि ये एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा था 200 न्यूटन का, कब तक लगाया, 15 मीटर तक, और फिर ये थक जाता है और ये लीनियरली अपने फोर्स को घटाता है। ठीक है, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर, ये 30 मीटर तक जाता है और इसका फोर्स लीनियरली घटता है हमारे पास, और ये कितना आ जाता है, 100 न्यूटन का। तो अगर मैं फोर्स वर्सेस एक्स के ग्राफ की बात करूं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन। अब ये आपका होमवर्क है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपका ये होमवर्क है। ठीक है, मैं हिंट आपको कर देता हूं, वर्क डन अगर आपको निकालना है तो हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है, एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ, आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। अब अगर आपको आंसर मैच करना है तो नेट पर आपको इस टाइप के PYQs के आंसर मिल जाएंगे, तो आप प्लीज उसको भी देख के अपना मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ Fy प्लस 220 J कैप, ये है हमारे पास क्लासिक क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे इसका कंसेप्ट समझना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बहुत बार पूछा है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सर आपको कैसे पता लगा कि हमारे पास वर्क डन वेरिएबल फोर्स से हो रहा है? ठीक है, जरा ये चीज अब आपको ध्यान रखनी है। देखो जो आपको गिवन है, ठीक है, जो आपको गिवन है उसको जरा देखना। इन्होंने क्या बोला है कि एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, दैट इज 5y प्लस 20 J कैप, जो फोर्स है दैट इज अलोंग J कैप। ठीक है, Newton acts on the particle, the work done by this force when the particle is moved from y equal to 0 से ये मूव करता है y equal to 10 तक, तो हमें बताना है, ठीक है, कितना वर्क डन हुआ। इस प्रकार का क्वेश्चन, द पार्टिकल एक्सपीरियंस अ वेरिएबल फोर्स, ये आ गया फिर से आपका। ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है, फिर हमारे पास वेरिएबल फोर्स फिर आ गया और ग्राफ भी दे दिया है। ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल रखे सो दैट आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, सर आपको कैसे पता लगा वेरिएबल फोर्स? मींस जब हमारे पास फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, आपका जब भी फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको मिल जाए, पोजीशंस के हिसाब से वेरी कर रहा हो, या फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है। टाइम के साथ भी फोर्स वेरी कर सकता है, समय बीतता जा रहा है फोर्स वेरी हो रहा है, और पोजीशन के साथ भी। जैसे ये देखो y इक्वल टू 0 अगर आप डालोगे तो फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन, और y इक्वल टू अगर आप 2 डाल दो, जैसे मान लो 0 से 10 तक जा रहा है, 2 डालोगे तो 30 न्यूटन। तो जैसे जैसे y इंक्रीज कर रहा है, एज y वेरी आपका फोर्स वेरी कर रहा है, यह आपको पकड़ना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट हमारे पास मैं आपको बता रहा हूं। कंसेप्ट क्या है कि आप स्मॉल वर्क डन निकालते हैं एंड दैट इज इक्वल टू एफ डॉट ds। ds आप क्या लेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। ठीक है, सर ये कैसे आया? अरे अगर आपके लिए एक एक्स वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल हल्का सा ds चलेगा तो कुछ x में भी चलेगा, कुछ y में भी चलेगा। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट ds की बात करूं तो dx i कैप एंड dy j कैप में लिख सकता हूं, उसी फॉर्म में आपने लिखा है। और अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज योर कंसेप्ट। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में
फोर्स वेरिएबल दिख जाए तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए कि इंटीग्रेशन के बिना नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 0 डालते, 10 डालते, आ गया, कुछ कुछ आ गया, मार्क कर देंगे। नहीं, तो जरा देखना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ले लेता हूं क्योंकि ये y में ही चल रहा है, या फिर आप ले लीजिए dx i कैप, dy j कैप एंड dz k कैप, ये ले लिया। अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकालता तो देखो इस फोर्स की बात करें इंटू ds करते, इस फोर्स में 0 i कैप है, ये सारा का सारा 5y प्लस 20 j कैप है, और k में तो कुछ है ही नहीं, डॉट dx i कैप एंड dy j कैप, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। k का तो है ही नहीं, हटा दिया। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i को i से करेंगे, j को j से करेंगे, तो आपका स्मॉल वर्क डन आएगा इन दिस केस 5y हमारे पास dy प्लस 20 dy, ये आपका स्मॉल वर्क डन आया। तो हमें अब अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dw करना पड़ेगा। तो जरा जैसी देखना, अगर आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन में डालें 5y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप देखें 20 dy, ये आएगा। अब वेरिएबल कई बच्चे पकड़ नहीं पाते, वेरिएबल होता है जिसके साथ d लिखा हो, तो ये आपका वेरिएबल है, तो आप लिमिट इसी की डालेंगे। तो y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू 10 तक का हमें चाहिए था, तो 0 0 10 10, अगर आप देखें तो टोटल वर्क डन आएगा 5y स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से 10 प्लस हमारे पास 20y फ्रॉम 0 से 10, ये आ जाएगा। तो 5 इंटू 100 का 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 50 प्लस हमारे पास 20 इंटू 10, ये आ जाएगा। तो 250 प्लस 200, तो हमारे पास 450 जूल्स, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? तो ये हमारे पास इसका हो गया। अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन में, जरा देखना, पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वेरिएबल फोर्स, अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो आपका जो फोर्स है बेटा दैट इज 4x i कैप प्लस हमारे पास 3y स्क्वायर j कैप, ये है। इन अ हॉरिजॉन्टल xy प्लेन अज्यूम द डिस्टेंस इन मीटर, फोर्स इज इन न्यूटन, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1,2, अब क्योंकि अब दो x और y दोनों में वेरी कर रहा है, 1,2 से लेके ये 2,3 तक गया है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय, द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, चेंज इन। अब यह आपको करना है, मैंने बताया कभी भी अगर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, वर्क आप निकाल सके और काइनेटिक एनर्जी की बात है, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे, वर्क डन टोटल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो करते। और आपसे इनडायरेक्टली देखो घुमा दिया है क्वेश्चन को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन टोटल ही तो आएगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट आपको लिख रहा हूं, स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, करना आपको है, ठीक है। कई बार रिपीट हुए, मैं तो एक ऐसे आपके लिए एक एग्जांपल के फॉर्म में लेके आया हूं, ठीक है। कई बार रिपीट हुआ है बेटा, यह आपका फोर्स आ गया इंटू dx i कैप प्लस dy j कैप, यह आ गया। फिर अगर आप देखिए तो x को x से करते तो 4x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। अब आपको लिमिट डालनी है, लिमिट जरा ध्यान से देखना, यहां x की लिमिट डलेगी, यहां y की, तो x कहां से कहां चेंज हुआ है, 1 से 2, तो 1 से 2 करेंगे। y कहां से कहां चेंज हुआ है, 2 से 3। आप टोटल निकालिएगा, आंसर पाइएगा और नेट से आप मैच करिएगा। अगला है कंसीडर अ फोर्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए 1,0, ठीक है, टू 0,1 हमारे पास अलोंग द लाइन सेगमेंट हमें बताना है। कंसेप्ट अभी भी आपका वही है, आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अगर y और j एक्सचेंज भी हो जाता, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक y इक्वल टू, अगर आप देखें तो y इक्वल टू माइनस एक्स का आपका ग्राफ है, तो y और x को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, f इक्वल टू माइनस वाई जे कैप प्लस एक्स आई कैप, ग्राफ का अगर यूज करना हो, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, प्लीज एक बार आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, ये 2020 से पहले भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है।
अगला है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ फोर्स बिटवीन द टू एटम्स इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पोटेंशियल एनर्जी देके आपसे इक्विलिब्रियम पूछे जा सकते हैं कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, ठीक है, पार्टिकल वापस आएगा नहीं आएगा, एनर्जीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक ये, ठीक है, आई थिंक, और आगे भी आएगा, ठीक है, एक मिनट, एक ये, ठीक है, कंसेप्ट एक ही साथ लेते हैं ना, अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो एक साथ लेते हैं, उसमें एक दो आप भी क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। एक ये देखिए कितनी बार आया है, ठीक है, हमें कंसेप्ट सीखना है भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हाथ से नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और आई थिंक एक और होगा, ग्राफिकल क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक दो क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास गिवन below is the plot of the potential energy versus x for a system in which the particle is in one dimension motion while a conservative force fx acts on it. Suppose that mechanical energy is basically the total energy. This is your total energy. इन्होंने बोला है कि जो आपकी टोटल एनर्जी है बॉडी की वो हमेशा आपकी 8 जूल्स है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी ध्यान रखना है, कई बार बच्चे करेक्ट स्टेटमेंट मार्क कराते हैं, आदत होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस सिस्टम इज, ठीक है भाई, देखो जो आपकी टोटल एनर्जी है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा, और अगर एनर्जी डिसिपेशन नहीं हुआ तो टोटल एनर्जी आपकी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर फ्रिक्शन होता, विस्कस फोर्स होता, तो इसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी कंजर्व नहीं होती, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, जरा ये देखना, इसके कंसेप्ट को भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का u एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z है, कंसेप्ट रिकॉल कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो आपसे फोर्स पूछा जा सकता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। याद रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक x कंपोनेंट होता है, एक y कंपोनेंट होता है, एक z कंपोनेंट होता है। Fx आप कैसे निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से पूरे पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू x, y और z को कांस्टेंट रखना। हर साल एक दो साल में एक बार क्वेश्चन चमकता है, इस चीज को गलत मत करना। ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x और z आप कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, प्लीज अपने नोट्स खोलिएगा। अगर आप fz की बात करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ होल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू z, x एंड y आप कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। पहला इस प्रकार का क्वेश्चन आपका होता है। दूसरा, हमारे पास इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस होते हैं, इक्विलिब्रियम के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है। तो अगर आप देखें u वर्सेस x ग्राफ अगर हमारे पास है, ठीक है, u वर्सेस x ग्राफ अगर आपके पास है, तो पहली बात, जहां पर आपका स्लोप 0 होगा वहां पर फोर्स 0 होगा। स्लोप इज du बाई dx और दिस इज योर नेगेटिव ऑफ फोर्स। अगर आपका स्लोप 0 है, फोर्स 0 हुआ, मींस ये आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हुए, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आपके बेसिकली हुए, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के आपके हो जाते हैं बेटा, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है आपका न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पे पार्टिकल बार बार वापस है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तो जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां मैक्सिमम होगी वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी दैट विल बी द केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आप कैसे पता करेंगे, आप du बाई dx निकालेंगे, फिर आप du बाई dx को इक्वल टू 0 करेंगे। आपको जिन पॉइंट्स पर स्लोप 0 मिलेगा बेसिकली उन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो अब आप चेक कैसे करेंगे, स्टेबल के लिए
डबल डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे और उस पॉइंट पर चेक करेंगे, यहां मिनिमा है, ठीक है, यहां पर आपका मैक्सिमा है उस पॉइंट पर, और जहां पर आपका पॉइंट ऑफ इफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है, तो वो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, एट लेस देन x1, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ग्राफ को जरा देखा जाए, ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। टोटल एनर्जी कितनी थी, 8 जूल्स। एट x लेस देन x1, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स की बात करूं, इन पॉइंट्स की बात करूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड। देखना, टोटल एनर्जी आपकी 8 है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 8 है, तो इन केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई भाई, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, वेलोसिटी 0, तो ये तो पहले ही गलत दिख रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट तो 0 ही हो सकती है, बात तो आपकी सही है, एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड, ये गलत हो रहा है ना भाई। यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 8 है, टोटल एनर्जी 8 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 मींस पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है। एट x ग्रेटर देन x4, इन सब पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, ऑब्वियस सी बात है, टोटल 8 है, पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में आपकी 6 है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 हुई, और ये आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो बात तो आपकी ये सही है, तो ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एट x इक्वल टू x2, इस वाले पॉइंट की बात करें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग विद द फास्टेस्ट स्पीड, ऑब्वियस सी बात, यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, 8, और टोटल एनर्जी 8 है, तो मैक्सिमम ही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। x इक्वल टू x3, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 जूल्स, यहां पर देखना इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी तो 4 हुई होगी, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। क्लियर, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन एक ये वाला है और एक ये वाला, ऑलमोस्ट सेम ही है, एक 2020 का क्वेश्चन है और एक हमारे पास 2010, देखो रिपीट हो गया ना, ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूं, ठीक है, जो थोड़ा सा गंदा लगेगा वो ये वाला लग रहा है, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ये वाला, ठीक है, ये भी वैसे ही, आप जो भी बोलो कोई सा भी कर लो, कंसेप्ट दोनों का सेम है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इसलिए मैं ये वाला करा देता हूं, ठीक है, कई बच्चों को दिक्कत आएगी। दो एटम्स के बीच में, ठीक है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है दैट इज a डिवाइडेड बाय x की पावर 12 माइनस b डिवाइडेड बाय x की पावर 6, और आई थिंक फंक्शन यहां पर बिल्कुल सेम ही दे रखा है, 12 और 6 बिल्कुल सही, ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो x है। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब डिसोसिएशन थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो आप पढ़ी रहे हैं, डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट कर जाना, टूट जाना, है ना। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज d, which is given as potential energy at x equal to infinity, अगर आप x की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, एंड x इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया, इक्विलिब्रियम वर्ड क्या होता था, जहां पर आपका फोर्स 0 है वहां पोटेंशियल एनर्जी बता दो, यही तो हुआ ना, डी पूछा है। तो बेसिकली कंसेप्ट जरा देखना, जो अभी मैं आपको बता रहा था, कंसेप्ट यही है, इक्विलिब्रियम आपके लिए क्या है, इक्विलिब्रियम आपके लिए एक ऐसी स्टेट ऑफ द बॉडी है जहां फोर्स 0 है, तो मैं du बाई dx की बात करूं तो वो 0 होगा, वो वाला स्टेट निकालिए और उसी पर पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, वही आपका d होगा। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपको दे रखा है दैट इज a डिवाइडेड बाय कितना है भैया, x की पावर 12 माइनस b डिवाइडेड बाय x की पावर 6, यही है ना भाई, ठीक है, राइट। तो जरा पोटेंशियल एनर्जी U आपको ये है, तो फोर्स की बात करें तो आप माइनस डी यू बाई डी एक्स, या माइनस तो नेगेटिव और ग्रेडेड, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x की पावर माइनस 12 माइनस बी एक्स की पावर माइनस 6, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो क्या आता भाई, पावर आगे आती,
और a x की पावर -13 होता, पावर आगे आती और -7 ये होता। अब जैसे एट इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करेंगे बेटा, एट इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करेंगे तो आप फोर्स को 0 डालेंगे, तो फोर्स 0 कब होगा? जब 6b अपॉन x की पावर 7 मैच कर जाएगा 12a डिवाइड बाय x की पावर 13, इससे मैच कर जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कट कर लें, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कट कर लें तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 12a बाय 6b, 2, तो x इज इक्वल टू 2a बाय b की पावर 1/6, ये आया। इस x पर आपका इक्विलिब्रियम है। क्लियर? अब बात आती है, इन्होंने इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है डिसोसिएशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2a बाय b की पावर 1/6। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें बेटा, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम दिख रहा है आपको, 2020 का क्वेश्चन और हमारे पास 2010 का क्वेश्चन। तो इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीवाईक्यूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? a डिवाइड बाय x की पावर 12 माइनस b डिवाइड बाय x की पावर 6। अब कैसे निकालेंगे सर? x की पावर 12 कैसे करेंगे? तो यार अगर आप यहां से x की पावर 6 की बात करें तो यह आ जाएगा 2a बाई b, और x की पावर 12 की बात करें तो 12 तो 2a बाई b का पावर 2, यह आ जाएगा। उठा करके रख दो भाई, a डिवाइड बाय x की पावर 12 इज 4a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, माइनस b डिवाइड बाय x की पावर 6 की बात करेंगे तो 2a बाय b, तो a से a गया, b स्क्वायर बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a, ठीक है, तो माइनस b स्क्वायर बाय 4a आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर बाय हमारे पास जब माइनस रखोगे डिसोसिएशन एनर्जी विल बी 0 माइनस ऑफ माइनस b स्क्वायर बाय 4a, तो यह आएगा b स्क्वायर बाय 4a। तो आपका डी ऑप्शन आंसर होगा, आपका डी ऑप्शन आंसर होगा, और ये अब बन गया आपका होमवर्क, ठीक है। इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी है और ये भी पूछा है x एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको अब आप ट्राई करिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ डायटोमिक फंक्शन डिपेंड ऑन मीटर में, अब ये भी तो बात वही हो गई। ये देखो 2a बाई बी, a बाई बी हमारे पास a की वैल्यू पता, ये भी अब आपका होमवर्क है, क्योंकि कितनी बार रिपीट हो रहा है 2021 2022, जो जिस बच्चे ने 2020 में 12वीं दी होगी और उसने ये गलती करी कि 2010 का क्वेश्चन नहीं करा, और फिर दूसरी गलती ये करी कि अपने टाइम का पेपर सॉल्व नहीं करा, उसके मुंह पे चमाटा, लो भाई आ गया फिर से, ठीक है। तो प्लीज आप ये चीज इस प्रैक्टिस से आपको समझनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ टाइम एट टाइम t इक्वल टू 0.5 तो नहीं है, 0 सेकेंड्स, ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एट t इक्वल टू 0 अगर देखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी इज 0 है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। ये कह रहे हैं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसके मतलब टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ m v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। अगर मेरे को फोर्स का चाहिए एनालिसिस, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a, मास तो कांस्टेंट है ना, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। क्या आपको समझ आ रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है या फिर t की पावर हाफ है। अगर मैं a की बात करूं तो ये dv बाई dt से निकाला जा सकता है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हाफ t की पावर माइनस हाफ आता, ये a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट t, आपका आंसर बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली यहां पर है। चला जाए आगे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x इट exerts a restoring force of magnitude this. रिकॉल करिए कौन सा कंसेप्ट आ गया, रिकॉल करिए कौन सा कंसेप्ट आ गया। फोर्स है जो रबर बैंड को खींचने पे जो फोर्स है दैट इज ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर a and b आर कांस्टेंट, द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बाय लेंथ l। एक आपकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ थी, मतलब इलोंगेशन आपकी जीरो थी नेचुरल लेंथ से, इलोंगेशन आप कहां तक लेके जा रहे हैं, एल तक। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन। ये एक्चुअली में आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। यहां पर पॉज करिए, फंक्शन बनाइए, आंसर निकालिए, कंसेप्ट मैच करना। जरा देखो, व्हेन वी स्ट्रेच द रबर, जैसे ही आप रबर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो आपका फोर्स वेरिएबल लगेगा। और अगर मेरे को वर्क डन निकालना है बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो स्मॉल वर्क डन आप निकालेंगे, दैट विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना पड़ेगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इलोंगेशन आपकी कहां से कहां हुई, जीरो से लेके एल तक। प्लीज आप मैच करिएगा इस कंसेप्ट को, दिस विल बी योर होमवर्क, कंसेप्ट मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 60 एक्ट ऑन द पार्टिकल इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो ये वाला मैंने आपको बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। मैं एक लेके आ रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं एक लेके आ रहा हूं, मैं दिखाऊंगा तो भाई मल्टीपल टाइम फंस जाएंगे। मैंने क्या बोलता, फोर्स आपका वेरिएबल, रबर बैंड वाला इस केस में चला गया। और जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन की बात करें। कहां गया भाई हमारे पास, ठीक है। दैट अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, जो आपका जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 60। जब भी आपका टाइम पर डिपेंडेंट हो तो कैसे करना है, एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास है आपका 1 kg, ठीक है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर वर्क डन आपको बताना है। क्लियर, हमारे पास वर्क डन आपको बताना है। करने के एक दो तरीके हैं, लेकिन दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आई थिंक एक और क्वेश्चन मैं लेके आया था जिससे आप उसको कर पाए। देखिए, मास दे दिया है, पोजीशन आपका दे दिया है, व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड। ये 2019 का क्वेश्चन है एंड ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला अब आपका होमवर्क रहेगा, आप प्लीज इसको ट्राई करना बेटा, प्लीज। इसके जैसे 4 या 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इनटू 4 टाइम्स। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस सर मैं दोनों कंसेप्ट की बात करता हूं। अब बात आती है यहां पर, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर आप बात करें, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल था। ये आपके अगले क्वेश्चन में आसान करेगा सोचना, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो एक्सेलरेशन आपकी फोर्स बटे मास है, ध्यान से देखना, दैट विल बी 60। अगर आपका एक्सेलरेशन 60 है, मेरे को रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक मेरे को वर्क बताना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर मैं किसी प्रकार से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल पाया तो भी आंसर हो जाएगा, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। बस ये बताना है हमें, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, राइट। सर कैसे निकालेंगे, अरे यार काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, डीवी बाई डी कर लो ना, इसको इक्वल टू 60, ये आ गया। और अगर आप देखें तो यहां पर dv इज इक्वल टू 60 dt, इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम की वैल्यू आपकी 1 हुई तो वेलोसिटी हमें चाहिए v फाइनल। तो यह आएगा v फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर या फिर 3 मीटर पर सेकेंड। बस हो तो गया क्वेश्चन। हाफ इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2 4.5, ये आपका आंसर होगा 4.5, आपका आंसर बेसिकली हो जाएगा। ये तो हो गया आपका मेथड 1।
कभी भी अगर आपका फोर्स टाइम का फंक्शन है तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। दूसरा मेथड बेसिक मेथड, ठीक है। आपका जो फोर्स था दैट इज 60, सर मेरे को नहीं हिट हुआ। मैंने कहा यार वर्क डन क्या होता है, अगर आप वर्क डन बात करें तो फोर्स इंटू डीएक्स यही आएगा, और वर्क डन की अगर आप बात करें तो सर 60 डीएक्स आ गया। सर लिमिट में एक्स की डाल दूं, या तो ध्यान से समझना, या तो आप वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी के बाद एक्स निकालिए फिर डालिए लिमिट। हम क्यों ना अपना वेरिएबल चेंज कर दें। हमें पता है a इज इक्वल टू 60 है, तो dv बाई dt जब हमारे पास आया तो ये आया 60, v इज इक्वल टू 60 dt, वो dv इज इक्वल टू 60 dt। जब हम लोगों ने v निकाला था तो 0 से v, 0 से t, तो अगर आप देखें तो v आपका जनरल क्या आएगा, दैट विल बी 3t स्क्वायर, यही आएगा। अगर मैं इसको dx बाई dt रख लूं तो जरा देखना dx को आप क्या लिख सकते थे, 3t स्क्वायर dt, उठा करके यहां रख लो तो दिस विल बी 60, dx को ही हटा दो, 3t स्क्वायर dt, ये आ गया 6 या 18 t क्यूब dt, या आया वर्क डन। अब ये फंक्शन किसका बन गया, आपका टाइम का। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर आप यहां पे टोटल वर्क डन निकालेंगे तो 18t की पावर 4 बाय 4 फ्रॉम 0 से 1 आएगा, तो 18 बाय 4, 9 बाय 2, 4.5 फिर से आ गया। अब कई बच्चों को बेसिक मेथड लंबा लगेगा, ये वाला मेथड आसान लगेगा, तो वट एवर सूट्स यू आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है, ये भी हमारे पास अब अच्छा है, ये काइनेमेटिक्स से जुड़ जाएगा। अ बॉडी ऑफ मास इतना इज मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था कि एक बॉडी को आप फेंक रहे हैं, वो मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा कितना टाइम होगा, कितनी, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने किया हो, कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या अटेन होगी, याद है ना। उसको आप एनर्जी से भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी विस्कस फोर्स याद करिए, एम गामा वी स्क्वायर कुछ ऐसे ही था। देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटी दिख रही है। क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन था वो, और जो अभी आपका आया है वो 2021 के क्वेश्चन थे, तो जिन्होंने ये करा होगा उनके लिए वो आसान होगा। मैं अब दूसरा मेथड आपको दिखा रहा हूं, वहां पे हम लोगों ने अपनी काइनेमेटिक्स के हिसाब से किया था, यहां पर आप वर्क एनर्जी से भी जा सकते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10⁻⁻12 kg, मास इज 10⁻⁻12 kg आपका ये है। मूविंग इन अ मीडियम, हमारे पास मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स क्या है -kv², और ये फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, मतलब एनर्जी डिसिपेट करेगा। इनिशियल स्पीड t इक्वल टू 0 पर v0 आपकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स जो काइनेटिक एनर्जी दे दी है ना, काइनेटिक एनर्जी जो आपकी फाइनल है दैट इज 1/8 m v0 का स्क्वायर, ये दे दिया है। वैल्यू ऑफ k इज, वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या है भाई, देखो फोर्स वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है ना, फोर्स वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली तो होने नहीं वाला, इंटीग्रेशन तो कहीं ना कहीं आएगी, आप किसी भी मेथड से जाइए इंटीग्रेशन तो आपकी आने ही वाली है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करूं तो मैं इसको हाफ m v फाइनल के स्क्वायर से इक्वेट करूं तो वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी हुई हमारे पास, ठीक है, और ये आपका 4 हो गया, तो v फाइनल इज v0/2, और v0 आपका कितना था 10, 5 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी बेसिकली हो गई। अब हमें k की बात करनी है। देखो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको लगाना चाहें, वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएंगे, लेंदी पड़ेगा लेकिन आएगा उससे भी, ठीक है। हमारे पास फोर्स है जो बॉडी को रिटार्ड कर रहा है -kv², मैं इसको ma रख लेता हूं, ये काइनेमेटिक्स मेथड अगर आप लगाएं, ठीक है, -kv², ma इज इक्वल टू -k/m v²।
हमारे पास जरा देखना, इसको मैं अगर dv बाई dt की बात कर लूं, माइनस के बाय एम इंटू वी स्क्वायर है, तो dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू डी टी। वेलोसिटी आपकी कहां से कहां चेंज हो रही है, 10 से लेके 5, ठीक है, 10 से लेके 5, और आपका टाइम चेंज हो रहा है 0 से लेके 10 सेकेंड्स। आई होप यही है, 0 से लेके 10 सेकेंड्स। अब आपके लिए सारी चीजें आ गई, के पता करना था, यहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा बेटा माइनस 1 बाय वी फ्रॉम 10 टू 5 इक्वल टू माइनस के बाय एम। एम था कितना, 10 kg, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ओके, तो ये आ गया बेटा हमारे पास, इनटू dt का इंटीग्रेशन t बनेगा 0 से 10। तो आई होप अब आपके लिए देखो, माइनस माइनस कट जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो 1/5 माइनस 1/10, ठीक है, इक्वल टू माइनस के बाय 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10। के की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर। अब बात आती है, सर दूसरा मेथड क्या है, वर्क एनर्जी से अगर जाते, तो अब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इस लॉजिक से जाना पड़ता। आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है, माइनस 1/8 एम वी नॉट का स्क्वायर है। सर वर्क कैसे निकालेंगे? अब आपका जो फोर्स दे रखा है दैट इज माइनस के वी स्क्वायर, ये लेंदी पड़ जाएगा अब आपके लिए, ठीक है, कहां गया वो, हाँ, ये अब मेथड आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो फोर्स की बात करें माइनस के वी स्क्वायर, अगर स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो माइनस के वी स्क्वायर इंटू डी एक्स अब आपका आएगा, है ना। हमें dx को हटा के किसी ना किसी प्रकार से वेलोसिटी या टाइम के टर्म्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो आपका a आता माइनस के बाय एम वी स्क्वायर आता, dv बाय dt अगर आप बात करें तो माइनस के बाय एम वी स्क्वायर आता, dv बाय वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाय एम dt आता। वेलोसिटी आप 5-10 से v तक जाइए, ठीक है, वेलोसिटी, और टाइम 0 से लेके t तक जाइए। आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, फिर इसको dx बाय dt करेंगे, बहुत लेंदी जाएगा यार, बहुत लेंदी जाएगा। देखो यहां पर आपका वेलोसिटी, जैसे आप, मैंने क्या लिया, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 10 थी, t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v थी, ठीक है। मेरा वेलोसिटी जब आप इसको डालेंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, इसको उठा करके यहां डालते, फिर वेलोसिटी को आप dx बाय dt रखते, और dx को v dt उठा करके आप यहां डालते, सारा का सारा टाइम में लिमिट आता, तो dw आपका 0 से लेके 10 सेकेंड तक इंटीग्रेट होके ये आता, बहुत लेंदी हो जाता। दिस विल बी वेरी लेंदी मेथड, देखा जाए तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। आप अपनी लिमिट चेंज करेंगे, दिस विल बी वेरी लेंदी, उसको छोड़ करके आप इससे जाइए, ये आपका आसान पड़ेगा, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, दिस इट्स टोटल एनर्जी इज। आई थिंक इस प्रकार का क्वेश्चन यहां आपको रिपीटेटिव नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको कहां मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में है सर, यस। मॉडर्न फिजिक्स में जब आप अपना बोहर मॉडल करते हैं तो हाइपोथेटिकल बोहर मॉडल के नाम पे आपको मिलेगा। दूसरा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रो में मिलेगा, और ग्रेविटेशन में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को रखने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आप इन चैप्टर्स में इस लॉजिक को समझ सके, ठीक है। द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में हमारे पास घूम रहा है, इसका रेडियस इज ए, और पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है
दैट इज माइनस के बाय 2r²। रेडियस की वैल्यू r या a हमारे पास रहेगा। इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है भाई, देखो जो भी पार्टिकल चल रहा है तो टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा ना भाई, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आर की वैल्यू ए डाल दो, तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के बाय 2a²। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे सर? भाई देखो, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, ओए एरो उल्टा हो गया, ठीक है, v स्पीड से, तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ना यार। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के घूम ही नहीं पाएगा। तो क्या आप ये फोर्स निकाल सकते हैं? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी आर से निकाल लीजिए रे। तो ये कितना आएगा? माइनस, और डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस के बाय 2 r की पावर माइनस 2 ऐसे लिख लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और k बाय 2 आपका बाहर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2 r की पावर माइनस 3, इस प्रकार से हो जाएगा। अगले पेज पे ले चलते हैं, आधे बच्चे कहीं जगह की वजह से प्रताड़ित ना हो जाए। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, तो माइनस डी बाई डी आर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बाय 2r²। यही तो था ना भाई, यही था ना, माइनस के बाय 2r²। जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा, वही फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम करेगा भाई। तो माइनस माइनस प्लस, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर माइनस 2, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आएगी माइनस के बाई 2, हमारे पास के बाई 2 माइनस 2 आर की पावर माइनस 3, ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। नेगेटिव मीन्स, क्योंकि अगर आप आर को बाहर की डायरेक्शन में नापेंगे, फोर्स आ रहा है टुवर्ड द सेंटर, तो नेगेटिव आपके लिए क्या शो करेगा? टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका आया 2 कट गया k बाय आर क्यूब, और यही mv² बाय आर के बराबर होगा रे चच्चा, हाँ या ना। तो r से r गया, k बाय r² किसके आ रहा है? mv² के। अरे देखो भैया, आंखें खोलो, हाफ से दोनों साइड डिवाइड कर दो, यही तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, तो दैट इज k बाय 2r²। ठीक है, ये आ गया k बाय 2, r की जगह a रख देंगे क्योंकि इसका रेडियस क्या है? a। कितना आ गया? 0। सी ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली होगा। क्लियर? चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, यस, आई थिंक इसके जैसा रिपीटेटिव कुछ है नहीं। ठीक है, आइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएचएम के जैसा कई बच्चे करना चाहे तो एसएचएम से भी क्लब करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आप एसएचएम से भी इसको क्लब कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, 2019 में आया, वापस आपको मिल सकता है, कहीं ये एसएचएम में घुमा के दे दे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। A block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass और spring constant k, जो आपका ये spring constant है, that is k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest, पहले रुका हुआ है, in equilibrium position, ठीक है, रुका हुआ है. If now the block is pulled with a constant force f, the maximum speed of the block is, ठीक है, हमें मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक की बतानी है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है, हमारे लिए जो यहां पर एक स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ आपका ये है और यहां पर आपका ब्लॉक था। ठीक है, मान लेते हैं ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, m मास का भी यहां पर ब्लॉक था। अगर मैं इस पे एक फोर्स F लगाना स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास खिंचता हुआ चला जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये u इक्वल टू 0 पर था, ठीक है, ये कितना मैक्सिमम इलोंगेट होगा जहां पर फाइनल वैल्यू 0 होगी। ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब आप m मास से लगाते हैं, इसका जो वजन होता है ना mg,
धीरे धीरे जब आप इक्विलिब्रियम में लाते हैं तो इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ होती है mg/k, याद करो, है ना। और अगर आप सडनली रिलीज कर देते हैं तो ये 2 mg/k पर जाता है, ऐसे ये आपका 2 mg/k पर आपका जाता है। ये टोटल लेंथ होता है 2 mg/k। क्या आपको समझ आ रहा है? ये mg और f ये हॉरिजॉन्टली तो हो गया बस, हाँ या ना। तो इसका जो अब मीन पोजीशन होगा वो यहां कहीं होगा, दैट विल बी f/k यहां एंड दैट विल बी f/k यहां। क्लियर? अगर आप इसको सडनली रिलीज करते थे तो ये एक SHM क्रिएट करता था और इसका एक ओमेगा होता था, है ना। और मैक्सिमम स्पीड आपकी मीन पोजीशन पे होती थी Vmax इक्वल टू A ओमेगा, याद करिए। टाइम पीरियड याद आ रहा है? आप ओमेगा निकाल सकते थे, है ना। सर इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होगा, यस, सिर्फ शिफ्टेड पोजीशन का डिफरेंस होगा। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है तो पेंडुलम यही ऑसिलेट करेगा इतने टाइम से। ग्रेविटी है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन चेंज हो जाएगी, टाइम पीरियड यही होगा। तो अगर आप उस लॉजिक से जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। एम्पलीट्यूड इसका ये बन जाएगा, ओमेगा आपको पता ही है, आंसर निकाल लीजिएगा। वो भी ये है आपका SHM की एनालिसिस। अब कई बच्चों ने SHM नहीं पढ़ा होगा, घबराओ मत, बेसिक से करते हैं। सबसे पहले सर ये 2f/k कैसे आया? मैंने कहा कि भाई टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला फोर्स मान लो ये टोटल लेके गया है x, तो F इंटू एक्स पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग भी तो खींचेगा तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होएगा? -12kx²। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, वर्क डन नेगेटिव। फाइनल काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक। तो अगर आप देखें Fx इक्वल टू 12kx², अगर आप देखें x की वैल्यू 2f/k आई रही है। यही तो मैं कह रहा था, ये यहां से यहां 2 mg/k या 2f/k ऐसे ही जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड आपकी कहां होगी? यहां पर, है ना। तो यहां से यहां अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहें लगा लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो यहां से यहां वर्क डन F इंटू x/2 लिख देता हूं अभी के लिए। स्प्रिंग का आएगा -12kx/2 का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12mv मैक्स का स्क्वायर -0। अब x की वैल्यू आप डालिए 2f/k और अपना v मैक्स बेसिकली निकाल लीजिए। आप या तो ये लॉजिक लगाइए या वो लॉजिक लगाइए, बात एक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूं, ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, इट्स लाइक मी, बाय बर्निंग द फैट, oh my god, lifts a mass 10 kg, very low mass, up to a height of 1 meter, oh my god, height 1000 times, very disappointing। ठीक है, एक बंदा है जो वजन लूज करने की कोशिश कर रहा है बाय बर्निंग फैट, ठीक है। ये कितना मास उठा रहा है? मास उठा रहा है 10 kg, ठीक है। और हाइट कितनी, बार बार कितनी हाइट पर उठा रहा है? 1 मीटर की हाइट उठा रहा है। और नंबर ऑफ टाइम्स, भाई साहब लगता है छोटे मोटे जिम में गया है, उसके ट्रेनर ने बोल दिया 1000 बार उठक बैठक लगा दे। वो ऐसा टारगेट देते ना बंदा वैसे ही मर जाए, उसके अंदर फैट बर्निंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ओ माय गॉड, 1000 बार करना है पहली लीटर पतला वैसे ही हो जाएगा बंदा, ठीक है। वो ये नहीं बताते कि भाई 12 की रेपिटेशंस का ये मारना है, फिर 15 की रेपिटेशन, ना ना ना, 1,00,000 बार मार भाई, पतला हो जाएगा वही वाला हिसाब है, 1000 टाइम करने वाला है। Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated। जैसे ही वो उसको नीचे रखता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसने गेन करी है फिर वो लूज हो जाती है। How much fat will he use considering the work done only when the weight is lifted up? ये मान के चले, देखो उसने वजन उठाया उसके बाद ग्रेविटी में छोड़ दिया तो वो अपने आप चला गया, बार बार उठाने में ही वर्क डन कर रहा है, ठीक है। ये तो भाई तो जिम में चला जा मारे। और डोंट थ्रो योर वेट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द जिम, ठीक है, प्लीज री रैक योर वेट्स। फैट सप्लाईज इतना जूल्स ऑफ एनर्जी पर केजी। फैट कितना सप्लाई कर रहा है?
फैट सप्लाई कर रहा है 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स पर केजी। 1 केजी अगर फैट बर्न करोगे तो इतना जूल्स आपका बर्न हो जाएगा, ठीक है। विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट। ओके, 20% एफिशिएंसी रेट, ठीक है। मतलब 1 केजी में इतना बोला जा रहा है, लेकिन इसका 20% ही, बॉडी चालाक होती है ना, बॉडी 20% ही बर्न करेगी, ठीक है। टेक जी इक्वल टू दिस, तो बताना क्या है, हाउ मच फैट विल ही यूज कंसिडरिंग द वर्क डन। तो अब जरा ये देखो, अगर मैं बोलूं कि वर्क डन टू लिफ्ट 10 केजी बाय 1 मीटर, तो वर्क डन आप जो कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं ना आप उठा के ऐसे 1 मीटर ले जाने के बाद, आप 1 मीटर ले जाने के बाद रोकेंगे ना, ऐसे नहीं उठ, क्लीन एंड जर्क मारने के लिए ऐसे उठाया और डंबल ही ऊपर चला गया, अरे आप रोकेंगे ना। तो आप ये मानिए स्लोली वर्क डन किया है। काइनेटिक एनर्जी, जो भी उसने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में किया। काइनेटिक एनर्जी जैसे मतलब बहुत भारी वजन है ऐसे कर करके धीरे धीरे 1 मीटर की हाइट पर लाया, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन आपका mgh के बराबर हो जाएगा, जो भी आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज करा। तो मास कितना था, 10 केजी था ना भाई, एक बार चेक कर लें, पता लगे 1000 बोल रहा है वहां पे 100 केजी लगा दे, ठीक है। तो 10 केजी इंटू 10 इंटू हाइट 1, तो 100 जूल्स हो गया हमारे पास। अब एक बार करने में, टू लिफ्ट वर्क बाय 1 मीटर 1 टाइम, ठीक है। लेकिन मास्टर तो जो उसका है, उसने तो बोला भैया 1000 बार करना, ठीक है, 1000 बार। टोटल वर्क डन अगर मैं बात करूं, एक बारी में 100 जूल्स का काम करवा रहा है, टोटल वर्क डन विल बी n इंटू 100 जूल्स। ये उसने कितना रिपीट करा है, तो दैट विल बी हमारे पास 1000 इंटू 100, 10 की पावर 5 जूल्स उस बच्चे से खींच ली गई है। और उस बच्चे से अगर 10 की पावर 5 जूल्स खींच ली गई है, तो जरा ये समझना हाउ मच फैट ही विल यूज कंसिडरिंग। अब ये एनर्जी आई कहां से, ये इतना वर्क करवा दिया उस चच्चा ने, ये एनर्जी आई कहां से, फैट से आई होगी, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है हाँ वेट इज फैट सप्लाई इतना पर केजी विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल विद 20% एफिशिएंसी। अब जरा समझना, इस बच्चे ने कितना काम कर दिया, इतना। अब बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर इसका तोंद बना देता, फैट भरा पड़ा, ये उदास नहीं है, तोंद है जिस पे प्लेट रख के ऐसे कुछ समोसा वमोसा खाया है इसने, ठीक है। तो हमारे पास ये है, इसका देखो भाई, एक बॉडी 1 केजी का अगर फैट है, उसको अगर बर्न करेगी तो कितना एनर्जी दे रही है, वैसे कितना देना चाहिए, 3.8 इंटू 10 की पावर 7 है ना जूल्स। लेकिन बॉडी 20% एफिशिएंट है, तो 1 केजी को अगर ये बर्न करेगी तो कितना एनर्जी दे पाएगी एक्चुअली में, दैट विल बी हमारे पास 20/100 ऑफ 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, अगर देखें तो 8 to 16, 3 to 6, 7.6 हमारे पास, और 0.00 10 की पावर 6 जूल्स। इतना ही, तो 1 केजी में 20% एफिशिएंसी है ना, तो इतना ही हमारे पास आएगा। लेट x केजी ऑफ फैट इज बर्न्ड, उस बच्चे का इतना मोमोज और बर्गर शर्गर कबाए हैं, उसका x केजी बर्न कर दिया गया है, तो x इंटू 7.6 इंटू 10 की पावर 6 इस बच्चे से जितना काम कराया उसके बराबर हो जाए। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 7.6 इंटू 10 की पावर 6 हमारे पास। तो x की अगर आप बात करें तो ये हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, ये केजी में ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास, ग्राम में है या क्या, केजी में ही है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो 1 डिवाइड बाय 7.6 इंटू 10 की पावर -1 ये आएगा, और अगर 1 डिवाइड बाय 7.6 करें, ठीक है, तो 0.1315 इंटू 10 की पावर -1 केजी, या फिर अगर आप देखें 13.15 इंटू 10 की पावर -3, इतना 13.15, ठीक है, 13
जी की वैल्यू क्या लेनी है भाई, अरे यार 9.8, तो ठीक है हमारे पास 13 पॉइंट इसके आसपास आंसर आएगा। हमने जी की वैल्यू कितनी ले ली है, 10 ले ली है, 9.8 कह रहा है, तो ठीक है इसके दूर दूर ऑप्शन है, तो हमारे पास सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे, हमारे पास एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10%। ठीक है, अब ये वाला, हाँ एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़ा ये अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को ही करना पड़ेगा, अरे दादा ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा, सारे तो हमसे, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन आपको दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मेरे को ही, सब तो हमको ही करना पड़ेगा रे, 2 साल पता नहीं बच्चा क्या करो है, ठीक है सारा हमसे करना पड़ेगा। चलो इसका कंसेप्ट हम पहले बता देते हैं एलिवेटर वाले का, ठीक है आ जाओ। एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10%। एक एलिवेटर है, ठीक है, इस एलिवेटर के अंदर मैक्सिमम 10 बंदे रह सकते हैं, 10%, ठीक है, विद एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन 68 kg बच्चे हैं 68 kg के, ऐसे 68 kg का है और ऐसे 10 ठो हो सकता है, 10 ठो ठीक है 10 ठो है। द मास ऑफ द एलिवेटर इटसेल्फ इज 920 kg, मास इसका खुद का है 920 kg, एलिवेटर का खुद का है, ठीक है, और ऐसे इसके अंदर एक ही बंदा बना लेते हैं, 10 बंदे हैं ना ऐसे, तो टोटल मास जो बंदों का हो सकता है दैट इज 680 kg, ये हो गया, ठीक है। एंड इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारे पास चल रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 6000। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस ये है हवा और फ्रिक्शन बेयरिंग का जो फ्रिक्शन है जो इसको अपोज कर रहा है दैट इज 6000 न्यूटन, फ्रिक्शन की वजह से भी आ गया। इफ द एलिवेटर इज मूविंग अप विद द फुल कैपेसिटी, पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर इज, पावर निकालनी है तो जरा यहां पर ध्यान रखना, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर होता है एफ डॉट वी। अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जो इसकी केबल में, ध्यान से देखना, जो इसकी केबल होगी, जो ये फोर्स लगा रहा है मोटर, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड में इफेक्टिव ग्रेविटी का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, तो भाई देखो इसका वजन होगा इन सभी बंदों का 6800 की न्यूटन, इस खुद की इस लिफ्ट का वजन हो जाएगा 9200 न्यूटन। इन सबके फोर्सेस को बैलेंस आउट कर रहा है वो मोटर, तो कितना हो जाएगा 9200 प्लस हमारे पास 6800 प्लस फ्रिक्शन अपोजिट तो करेगा, अगर ये ऊपर जा, अरे मुंह छिल गया उसका अगर ये ऊपर जा रहा है तो 6000 न्यूटन फ्रिक्शन का भी उन्होंने कहा है, इनटू वेलोसिटी कितनी 3, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ कांस्टेंट पावर, देखो 2021 का क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट पावर डिलीवर मशीन हैज स्टोर्ड अ बॉक्स व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट, पावर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, पावर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, विच वॉज और एक डब्बा है इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, along a horizontal straight line, ठीक है, the distance moved by the box in t is proportional to t, अच्छा डिस्टेंस x t पर कैसे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये कम से कम 5 बार रिपीट हो गया भाई, जेई और नीट को दोनों को मिला लूं तो 5 से ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आई थिंक ये 2019 में भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, पावर कांस्टेंट है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, तो अगर मेरे पास पावर कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, तो मैं कुछ c ले लेता हूं या k ले लेता हूं, तो पावर होता है एफ वी इज इक्वल टू के, फोर्स की अगर मैं बात करूं तो एम ए वी इक्वल टू के, ए वी इक्वल टू एक k बाय एम, एक नया कांस्टेंट ले लो k प्राइम, कांस्टेंट चेंज होते रहेंगे। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इसको हम dv बाई dt लिख सकते हैं, है ना, ये एक नया कांस्टेंट था, v dv इज इक्वल टू k प्राइम इंटू dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 कुछ आएगा, v स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा, मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, हमें प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं।
समझे मैंने क्या करा? ए को डीवी बाई डी टी रखा तो dt को इधर ले गया तो इसका इंटीग्रेशन t बनेगा, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ये कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं इसको dx बाई dt रख लूं तो ये t की पावर हाफ है, dx इज t की पावर हाफ dt, कुछ ऐसा होगा। x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2। आ गया आपका? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ कांस्टेंट रेडियस। भाई ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, 2 बार जेई में। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल, ठीक है, घूम रहा है ऑफ रेडियस r। ठीक है, हाँ, सच दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इज वेरिंग विद के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, कुछ ऐसे वेरी कर रही है, वेयर के इज कांस्टेंट, पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग इज। पावर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अगर आप देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम, है ना? यही आ रहा है हमारे पास। अगर ओमेगा के टर्म्स में चलें क्या? नहीं, चलो ठीक है, हमारे पास हाँ, अच्छा एम नहीं आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है ना, तो वो तो फोर्स हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, इसको ले गए, और v की बात करें तो के आर टी। क्या आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ मैग्नीट्यूड वाइज भी वेरी कर रही है ना? या आप बात करें स्पीड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यहां पे 10 हुआ, यहां पर पार्टिकल पहुंचा 20 हुआ, तो ऐसे ये वेरी कर रहा है, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर आप देखें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पर 2 फोर्सेस होते हैं, एक हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स पावर अगर मैं बात करूं होता है एफ डॉट वी। क्या आपको समझ आ रहा है? बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर हमेशा 0 ही होगी। क्यों सर? अरे भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, वेलोसिटी आपकी इधर है, ये हमेशा 90 डिग्री पर है, तो पावर 0 होगा। कौन बनाएगा? टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता था? m इंटू ए टी। क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट विल बी के आर, राइट? तो एम के आर आपका टेंजेंशियल फोर्स आया। पावर की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी आपका आएगा, दैट इज एम के आर इनटू वेलोसिटी कितनी थी आपकी? के आर टी, ये तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। सर एंगल, टेंजेंशियल फोर्स और इनके बीच का एंगल इज 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, तो आ गया एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। सी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले आपके लिए आसान है। ये वाला क्वेश्चन जरा देखना भाई, ये एचसीवी का बेस्ड है। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, कंसेप्ट आपको बता देता हूं। ये वाला क्वेश्चन भी, हाँ राइट, हाँ जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक आपका m मास का ब्लॉक है जो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड एज शोन इन द फिगर। फिगर नहीं दिया है, मैंने बना दिया। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t इज। ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन कितना करेगा t टाइम में। अब बात ये देखो, कंसेप्ट यहां पर 2 बार इस टाइप के क्वेश्चन घुमाया गया है। कंसेप्ट इज वर्क डन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। वर्क डन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट,
है सर, यस, क्योंकि वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। मान लो मेरा एक बॉडी है, उस पर फोर्स लगा है, फोर्स की वजह से अगर वो चलता हुआ दिखेगा, जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे मैंने फोर्स लगाया और उसकी वजह से बॉडी मूव कर गया तो वर्क डन बोलूंगा। मान लो मैंने ये बॉडी थी, इस पे फोर्स लगी है, ये ऐसे चली तो मैंने कहा अच्छा चल गई है तो वर्क डन है। जब ये चल रही थी दूसरे केस में मैं इसके साथ चल रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन 0 बोल दूंगा। अब बात है कि सर इसमें क्या बात होगी, तो आप हमेशा इनर्शियल फ्रेम से ही देखेंगे। इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि इसका खुद का वजन था एक mg और एक सूडो फोर्स होगा mg/2, ठीक है, यही आएगा हमारे पास। अच्छा, इसके लिए तो सूडो फोर्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, mg। तो ये व्यक्ति इक्वेशन क्या बनाता है, ये मोशन की इक्वेशन बनाता है, n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू g/2, n इज इक्वल टू 3mg/2। क्या वो इसको t टाइम में चलते हुए देखेगा कुछ हाइट तक, हाँ या ना, यस। तो u से स्टार्ट हुआ है, g/2 है, तो ये कितना चल चुका होगा, s की अगर मैं बात करूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² बेटा, तो ये s आएगा, u की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 0 प्लस हाफ इंटू g/2 इंटू t², तो g/4 t², ये आ गया। ये व्यक्ति इस फोर्स को देखेगा, डिस्प्लेसमेंट को देखेगा, कहेगा वर्क हुआ है। कुछ बच्चे हमेशा पढ़ लेते हैं वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0, ऑप्शन सी गलत। अगर आप इसके फ्रेम में बैठे हो, वो बोले विद रिस्पेक्ट टू दी प्लेटफॉर्म या विद रिस्पेक्ट टू दी लिफ्ट, तब आपके लिए फोर्स तो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आपको अंदर से नहीं दिखाई देगा, तब आप 0 बोलेंगे, ठीक है। तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। तो फोर्स आपका कितना है हमारे पास, n mg 3mg/2, और इसने डिस्प्लेसमेंट होते हुए भी देखा है g/4 t², तो ये आ जाएगा 3/8 mg² t², ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 3/8 mg² t², ये आपका आंसर बेसिकली होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आसान है, एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ये HCV का बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है, HCV बेस्ड क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ठीक है। A ball of mass falls freely from a height इतना on a platform of mass which is mounted on a spring, वही सेम चीज, आपने एक पर्टिकुलर हाइट पर से इसको रिलीज करा है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे स्प्रिंग है, ये भी वही है, ये भी देखो 2022, 2019 और 2022 में फिर से वही स्प्रिंग वाला है, ड्रॉप्ड ऑन अ पॉइंट ए, द एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे पास ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ए, हमारे पास, अच्छा ये तो फिर स्प्रिंग नहीं लगा रखा है, द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप सीधे लगा सकते हैं, ठीक है, और कंप्रेसिज द स्प्रिंग, बात आपको 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैं इसको जनरल पैरामीटर में सॉल्व कर रहा हूं, HCV का अच्छा एक क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इस चीज के क्वेश्चन को बाद में अप्लाई करिएगा, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एक स्प्रिंग को, जिसका स्प्रिंग मैं जनरल पैरामीटर में कर रहा हूं, वैल्यूज आप आखिरी में डालिएगा और बाद के क्वेश्चन में भी वही चीज चलेगा, ठीक है। आपका एक m मास का ब्लॉक है, आपने h हाइट पर से रिलीज करा है, u की वैल्यू 0 है, आप फेंक भी सकते हैं क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपने इसको रिलीज करा है तो ये जाएगा 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 और इधर टकराएगा। कुछ बच्चे इसको यहां से यहां तक काइनेमेटिक्स में करते हैं कि सर h हाइट फॉल करने के बाद वेलोसिटी या स्पीड हो जाएगी अंडर रूट में 2gh, फिर उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन बनाते हैं, कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ब्रेक क्यों करना जब एक इक्वेशन से हो जाएगा। तो ये h हाइट फॉल करने के बाद आएगा, फिर इसके बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते एक मैक्सिमम कंप्रेशन हमारे पास करेगा x मैक्स। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा फाइनल स्पीड कितनी होगी आपकी 0, हमें यही बताना है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस h, द स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब इन्हीं के टर्म्स में हमारे पास चलेगा। तो मैं इस कंसेप्ट को जनरलाइज कर रहा हूं क्योंकि ये कई बार हमारे पास रिपीट हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपका m मास का ब्लॉक है, ये आपकी हाइट h है और ये आपका स्प्रिंग K था, ठीक है। जैसे अगर आप इस ब्लॉक को यहां से रिलीज करते हैं बेटा, इस लेवल से, ठीक है,
अगर आप इसको यहां से रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा आएगा आएगा, इसको कंप्रेस करेगा और फाइनली ये कहीं ना कहीं यहां तक इसको कंप्रेस कर देगा, है ना, ये इसको यहां तक कंप्रेस कर देगा। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज योर एक्स मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेस करेगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी? 0 होगी। यहां पर से बॉडी स्टार्ट हुई, जरा आप देख रहा कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है। mg कट 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 कट, सिर्फ h तक काम नहीं, कट 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 कट, यहां तक mg ने अपना काम किया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mg, कितना लेंथ चला रे? h, तो ये भी चलाना, कुछ बच्चे mgh करते हैं बस, h प्लस x। सर पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। अब यहां से जैसे ही इसको कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग फोर्स आपका यहां पर काम करेगा उल्टी डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे है, वर्क डन विल बी नेगेटिव माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, mgh प्लस mgx, ठीक है, माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये मैक्सिमम की ही बात करें तो 2mgh प्लस 2mgx माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखें तो ये आपका कुछ इस प्रकार से प्रकट हो जाएगा मेरे अंटरप्रेटर, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। x की अगर आप बात करें, सर 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक अपनी इस वाली हाइट पर भी देखो आपने क्या करा है, एक ऐसी हाइट जहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहां पर भी होगा, अगर ये इसके साथ स्टिक करेगा तो यहां पर भी होगा, तो हमें पॉजिटिव वाला ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है भाई, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए। अब आप कौन सा यूज करेंगे? प्लस। अब आप कौन सा यूज करेंगे? प्लस। ठीक है, क्योंकि ये जब ये इसके साथ जाके कंप्रेस होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर भी एक केस ऐसे ही आएगा जहां वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा ना इसके बाद। ठीक है, अगर ये जाके इसके साथ स्टिक हो जाएगा तो ये ऑसिलेशन में आएगा, तो ये वाला केस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपके ये वाला क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, और इसी कंसेप्ट से आप इसको भी करिएगा, सेम अप्रोच, और इसी कंसेप्ट को यूज करके इसको भी करिएगा, सेम अप्रोच। क्लियर? नेक्स्ट जरा हम लोग चलते हैं इस वाले पे। अ यूनिफॉर्म केबल of mass m and length L is placed on a horizontal surface such that is 1/nth part is hanging below the edge of the surface. Although ये center of mass में आना चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं इसको। ठीक है, part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part on the cable up to the surface, the work done should be. ये क्या कह रहे हैं कि आपका एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक चेन को इस प्रकार से इस पे टांग दिया है कि इसका जो भी ये लेंथ है ना मेरे अंडरपंटर, जैसे मान लो टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ अगर मैं बात करूं ये आपका L है, तो L/N पार्ट यहां है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मास ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना होगा? मास ऑफ हैंगिंग पार्ट जो लटका हुआ है, ठीक है, वो कितना होगा बेटा? हमारे पास m/n है ना। अगर आधा यहां n की वैल्यू 2 होती, अगर आधा लेंथ यहां होता तो मास भी आधा यहां होता। ऑल्दो ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, लेकिन जरा देखना इसका जो भी वजन होगा वो इधर होगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे, एंड दैट डिस्टेंस विल बी L/2n, और कितना वजन होगा? mg/n। हाँ या ना, यही तो होगा ना हमारे पास। अब इन्होंने कहा है कि इस पूरी चेन को ऊपर लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब खुद सोचना बेटा, चेन वाले क्वेश्चन जनरली सेंटर ऑफ मास से कर लेना, आसान पड़ता है। अगर मैं चेन को ऊपर खींचता जा रहा हूं, कुछ ऐसा भी अगर आ गया, हल्का सा भी एक पार्ट अगर हैंगिंग में है,
तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करो, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 ऐसे करते थे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इन पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट अगर है, y में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास इस टेबल पर नहीं आया होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं हल्का सा नीचे ही होगा, क्योंकि इन सबका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 और इन सबका y कोऑर्डिनेट तो है, तो सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट आएगा, मींस अभी सेंटर ऑफ मास ऊपर नहीं आया। अगर मेरे को पूरी चेन, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को पूरी चेन टेबल पर लानी है तो क्या आप कह सकते हैं, मैं कह दूं इसका सेंटर ऑफ मास अगर टेबल पर आ गया तो हो जाएगा काम। हमारे पास ऐसा सिनेरियो जब तक नहीं आएगा तब तक सेंटर ऑफ मास टेबल पे आएगा ही नहीं, हाँ या ना। तो बेसिकली आपको अपना व्हेन सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाए तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा इस सेंटर ऑफ मास को, तो फोर्स है आपका mg/n और आप उसको कितना ऊपर ले जा रहे हैं l/2n, तो आपका वर्क डन होना चाहिए mg/2l का n का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है मैं स्लोली मूव करूंगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहा, मतलब तेजी से नहीं खींच रहा, नहीं तो वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी भी होगा और मेरी काइनेटिक एनर्जी स्पीड भी तो दे रहा हूं वो भी हो जाएगा। तो स्लोली की बात करें तो आपका mgl/2n स्क्वायर, हमारे पास mgl/2n स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ मास m टाइड टू अ स्ट्रिंग इज बीइंग व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे पास आप एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप घुमा रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। हमारे पास एक बॉडी इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास घूम रही है। इस बार हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान से देखना, v v v v v, इन्होंने एक चीज बोल दिया विद अ कांस्टेंट स्पीड। जो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास स्पीड वेरी करती है, लोएस्ट पॉइंट पर √5gl, टॉप पॉइंट पर √gl, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। The tension in the string the same throughout the motion, minimum at the highest point of the circular path, the minimum at the lowest part, ये जरा सोचना है, ठीक है। अब आपका जब स्पीड हमारे पास सेम है तो जरा इसको एनालाइज किया जाए कि अगर हमारे पास स्पीड सेम है तो आप किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये यहां पर होता एट एनी एंगल थीटा, तो इसका खुद का वजन होता mg और यहां होता टेंशन हमारे पास t और v स्पीड से जा रहा है। तो आप इक्वेशन क्या बनाते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो mg cos थीटा आपका यहां आता और mg sin थीटा आपका यहां आता, ठीक है। तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r आपका रहता। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो mg cos थीटा प्लस mv² बाय r है, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, mg आपका कांस्टेंट है तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया। तो आपका cos थीटा इज गोइंग टू डिसाइड कि टेंशन बढ़ेगा या घटेगा। जब यहां पर अगर आप बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 इज 1, तो यहां पर आपका टेंशन मैक्सिमम होगा। और अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की बात करेंगे बेटा तो हमारे पास cos 90 0, तो टेंशन की वैल्यू mv² बाय r आपकी होगी। और अगर आप यहां पर बात करें हमारे लिए तो यहां पे थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो mv, टेंशन की वैल्यू आपकी आएगी mv² बाय r माइनस mg, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम टेंशन आपका किधर आ रहा है, इधर, ठीक है। दैट विल बी mg प्लस mv² बाय r, है ना। यहां आ रहा है mv² बाय r और यहां mv² बाय माइनस mg, तो मैक्सिमम लोएस्ट मिनिमम हाईएस्ट, द सेम टेंशन थ्रू आउट द मोशन, minimum at the highest point of the circular bar, minimum at the lowest point, minimum when the rope is horizontal। तो बी ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली होगा। चला जाए आगे।
A small bob tied to one end of a thin string of length 1 meter is describing a vertical circle. ठीक है, एक आपका इस पार टाइप से है, 1 मीटर का है स्मॉल बॉब, थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, डिस्क्राइबिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है, कुछ इस प्रकार से. सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्प्रिंग आर इन द रेशियो 5:1. ठीक है, हमारे पास अभी हम लोगों ने निकाल लिया टी मैक्स. जरा यह देखना, यहां आपका mg होगा. ठीक है, हाँ, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो 5:1. द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पर हमें बतानी है. ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पर हमें बतानी है. ओके, तो जरा यहां पर देखना, क्योंकि अब यहां पर वेलोसिटी, ये पिछले वाले केस से अलग है, यहां पर वेलोसिटी आपकी अलग अलग होगी. यहां पर आपकी v1 है और यहां पर आपकी वेलोसिटी कुछ v2 है. v हाईएस्ट ऐसे कह देते हैं, v लोएस्ट हम लोग ऐसे कह देते हैं. ठीक है, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम टेंशन तो आपका यहीं पर मिलेगा और मिनिमम टेंशन आपको यहां mg भी है. ठीक है, यहां टेंशन भी है और यहां mg भी है नीचे की डायरेक्शन में, और यहां पर ये आपका मिनिमम टेंशन है. तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो लोएस्ट पॉइंट पर आप क्या बनाते, लोएस्ट पॉइंट पर बनाते टी मैक्स माइनस mg इज इक्वल टू mv लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाय r, जो विच इज 1. ठीक है, r की वैल्यू 1 है. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर आप क्या बनाते बेटा, टेंशन और mg, टी मिन प्लस mg, वही आपके लिए सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, mv हाईएस्ट का स्क्वायर बाय r, ये आपका रहेगा. ठीक है, तो r की वैल्यू अगर हम लोग 1 डाल दें तो t मैक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बेटा, दैट इज mv हाईएस्ट लोएस्ट का स्क्वायर प्लस mg, ये आ रहा है. और टी मिन की अगर आप बात करें तो ये आपका आएगा mv हाईएस्ट का स्क्वायर माइनस mg, ये आ रहा है. ठीक है, हमें इन दोनों का रेशियो दे रखा है, सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 5:2. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो 5:1. तो टी मैक्स बाय टी मिन का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 5:1. इस केस को अगर आप देखें, m ये आ जाएगा vl का स्क्वायर प्लस g अपॉन v हाइट का स्क्वायर माइनस g. हाँ या ना, यही आएगा, v हाइट का स्क्वायर माइनस g. अभी हमारे पास, हमें हाईएस्ट पॉइंट पर चाहिए. अभी हमारे पास यहां पर पंगा ये है कि अब इसके लिए क्या करें. तो मैं एनर्जी की बात कर सकता हूं. जरा देख रहे, जब ये पेंडुलम यहां पर है, mg इधर है, ये घूमकर आपका इधर आया, इधर इसकी स्पीड हाई लोवेस्ट पॉइंट है, ये आपका vh है ना, यही लिया ना हमने, vl और vh. यहां पे मैं वर्क एनर्जी, क्योंकि अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, जब ये ऊपर से इधर तक जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि टेंशन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन 0 होगा. तो ये L यहां 1 मीटर यहां और 1 मीटर यहां, कितना वर्क डन ग्रेविटी हुआ है, माइनस mg इंटू 2 मीटर्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v हाइएस्ट का स्क्वायर माइनस हाफ m v लोवेस्ट का स्क्वायर. तो m उड़ा दिया जाए, m, तो ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू या इंटू 2 v हाइएस्ट का स्क्वायर माइनस v लोवेस्ट का स्क्वायर. और हमें तो किस पॉइंट पर चाहिए था, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब है हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें vh चाहिए, तो लोएस्ट वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इसको इधर ले जाते हैं, vl का स्क्वायर इज इक्वल टू vh का स्क्वायर और प्लस 40, ये आ जाएगा. तो यहां पर आएगा 5 इज इक्वल टू vl का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10, g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है इन्होंने हमारे पास, यस, और vh का स्क्वायर, अरे यार ये l और h में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट और लोवेस्ट
टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी लोएस्ट होगी, तो यहाँ पर हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट वाले को हटाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा वी एल का स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू वी एच का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है हमारे पास। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वी एल का स्क्वायर माइनस 40 माइनस 10 ये आएगा। तो 5 इज इक्वल टू वी एल का स्क्वायर प्लस 10 और वी एल का स्क्वायर माइनस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 वी एल का स्क्वायर माइनस 250 इज इक्वल टू वी एल का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। 4 वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 260, यही आ जाएगा। तो वी एल की बात करें तो अंडर रूट में 260 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ रहा है भाई हमारे पास 260 डिवाइड बाय 4 और रूट 8.06 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका लोएस्ट वी एल निकाल दिया मैंने चाहिए हाईएस्ट था। मैं कह रहा था ना ये मेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लोएस्ट इसको V1 V2 करके चलना चाहिए था यार, ठीक है, क्योंकि इरिटेटिंग हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी लोएस्ट होएगी, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं हम लोगों ने यहां पर ये आया, हमें VH चाहिए, तो VL हटाना, तो VL कितना आएगा भाई यहां पर VL आएगा VH का स्क्वायर प्लस 40, वही तो सही तो कर रहा था, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू VL को हम लोग अगर हटा दे तो VH का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय VH का स्क्वायर माइनस 10, तो ये आएगा 5VH का स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू VH का स्क्वायर हमारे पास प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4VH का स्क्वायर इक्वल टू 100। VH की अगर मैं बात करूं 100 बाय 4 का रूट, तो ये 10 बाय 2 हमारे पास 5 बेसिकली मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर बेसिकली होगा, ठीक है। हो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई कर लें। एक इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस एज शोन इन द फिगर, द हाइट एट एच वी द ब्लॉक विल लूज कॉन्टेक्ट। कभी भी अगर आपके लिए स्ट्रिंग स्लैक का कंसेप्ट हो, स्ट्रिंग स्लैक कर जाए, ध्यान सुनना, स्ट्रिंग अगर स्लैक कर जाए तो आपको क्या करना है, टेंशन 0, और अगर बॉडी लूज कॉन्टैक्ट, अगर आपकी बॉडी कांटेक्ट को लूज करे तो नॉर्मल रिएक्शन आपका 0। तो इस टाइप के लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। अगर आपका कोई भी हेमिस्फेयर है, ठीक है, अगर आपका कोई भी हेमिस्फेयर है इस प्रकार से, अगर एक बॉडी यहां से u स्पीड, इस क्वेश्चन में तो रेस्ट से बोला है, ठीक है, u स्पीड से जाती है, तो यहां पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है, v हो जाएगी। तो ये v किसी एंगल थीटा रोटेट होने के बाद इसका v कितना होगा जरा ये देखना। ये अगर रेडियस r है तो ये वाला लेंथ कितना होता है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे पता लगा सर, अरे रे रे रे, देखो ये पूरा लेंथ r है, ये r है, तो r कॉस थीटा आपका ये होगा ना, रिजॉल्व कर लो। तो ग्रेविटी ने यहां पर काम किया है प्लस mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो आप अगर देखें तो u स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका v स्क्वायर या v होता है ऐसे। अगर आप जो बोल रहे 30 डिग्री रोटेट होने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो आप ये करिए, ठीक है, एंगल डालिए, तो ये काम का फॉर्मूला। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो इसका वजन ये होगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, सेंटर आपका यहां है, तो आप किसको रिजॉल्व करेंगे, mg को। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, mg cos थीटा आपका यहां आएगा और mg sin थीटा आपका यहां आएगा। तो इक्वेशन क्या बनाते, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। when body lose contact,
अगर एक बॉडी आपका कांटेक्ट लूज करेगी तो n की वैल्यू 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स ही तो है, ये हट गया। तो आपका mg cos थीटा इज इक्वल टू m बाय आर, और v स्क्वायर की बात करेंगे u स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, काटा पीटी कर लेना भाई। तो आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr कॉस थीटा। इस मलबे को इधर ले जाओ, 3rg कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब आपको बोला जाए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, किधर हमारे पास ये कांटेक्ट को लूज करेगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो ये आपका जनरलाइज रिजल्ट है, कई बार ये पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद रखना और कंसेप्ट को रिकॉल कर लेना। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं, पेंडुलम सिंपल वाले हैं। ठीक है, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, हमने मेजर कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया है, तो आई होप आप भी एक बार इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।